दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में। पिछली क्लास में हमने पादप व जंतु कोशिका के मध्य अंतर की बात की थी और आज की कक्षा में हम कोशिका के कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो दोस्तों अपन ने जो पादप व जंतु कोशिका की जो संरचना थी उसके बारे में पहली क्लास में पूरा का पूरा देख लिया था, लेकिन अब जो संरचना है उसके अंदर जो अंग आ रहे हैं उनको एक एक करके अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों आज की अपनी कक्षा शुरू करते हैं। दोस्तों पहला कोशिकांग हम पढ़ेंगे आज कोशिकांग। दोस्तों कोशिकांग जो शब्द है वो कोशिका प्लस अंग से मिलकर बना हुआ है। कोशिकांग शब्द का मतलब भी होता है दोस्तों कोशिका के अंग। तो पहला अंग अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। दोस्तों कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हमने पादप व जंतु कोशिका दोनों में देखी थी। यह दोनों में उपस्थित होती है, यह तो अपन ने देखा था, लेकिन आज कोशिका झिल्ली की खोज इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज दोस्तों स्वान नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1835 में की थी। फिर दोस्तों आता है इसका नामकरण, यानी कोशिका झिल्ली को कोशिका नाम किसने दिया? कोशिका झिल्ली नाम किसने दिया? तो ये नामकरण किया था दोस्तों दो साइंटिस्ट है इसमें, क्रेमर तथा नगेली। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? कोशिका झिल्ली का नाम कोशिका झिल्ली रखा था। फिर दोस्तों बात आती है कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, तो इसका एक प्लाज्मा लेमा नाम भी रखा गया। प्लाज्मा लेमा नाम देखो दोस्तों, प्लाज्मा लेमा। नाम फ्लोर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रखा, फ्लोर ने रखा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुई इनकी खोज और इनके नामकरण की बात। अब हम इसकी कुछ विशेषता देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो आइए विशेषता पर चर्चा करते हैं दोस्तों। विशेषता दोस्तों, विशेषता में पहली विशेषता यही आती है कि जो ये कोशिका झिल्ली है जो पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो पहली, पादप व जंतु कोशिका में कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, दोनों में उपस्थित होती है। ये तो इसकी पहली विशेषता हुई दोस्तों। दूसरी विशेषता क्या है? जो ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, तो ये किससे निर्मित होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरी इसकी क्या विशेषता है? यह जो अपन ने पढ़ा था कि पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन दोस्तों पादप कोशिका की बाहरी जो परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है और आंतरिक परत होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, जबकि जंतु कोशिका की बाह्य परत क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। इसलिए कोशिका झिल्ली पादप कोशिका का आंतरिक आवरण पादप कोशिका का आंतरिक आवरण तथा
जंतु कोशिका का बाह्य आवरण होती है। ये तो कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, आगे की विशेषताएं हम आगे बात करते हैं। दोस्तों इसकी चौथी विशेषता, कोशिका झिल्ली चिकनी प्रत्यास्थ लचीली जीवित तथा चयनात्मक रूप से अर्ध पारगम्य होती है, या चयनात्मक रूप से पारगम्य भी लिख सकते हैं दोस्तों। पारगम्य होती है। दोस्तों चयनात्मक रूप से पारगम्य का मतलब क्या है? चयनात्मक रूप से पारगम्य का मतलब यह है कि दोस्तों कोशिका झिल्ली क्या करती है, जो कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको तो अंदर आने देती है, लेकिन जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं जिसकी कोशिका को आवश्यकता नहीं होती उनका क्या करती है, नियंत्रण करती है, उनको अंदर नहीं आने देती। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चयनात्मक रूप से पारगम्य या अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो दोस्तों पांचवी विशेषता क्या होगी, कोशिका झिल्ली आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देती है तथा अनावश्यक पदार्थों का नियंत्रण करती है। अगली विशेषता दोस्तों, यह कोशिका झिल्ली क्या होती है दोस्तों, पादप कोशिका व जंतु कोशिका की वजह से सबसे बाहरी परत होती है। पादप कोशिका में क्या होता है, इसके बाहर एक और परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसलिए जितने भी अंग होते हैं कोशिका के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, तारकाय, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर स्थित होते हैं। यानी कोशिका झिल्ली में सभी कोशिकांग स्थित होते हैं। दोस्तों ये तो हुई अपने कोशिका झिल्ली की विशेषताओं की बात। अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों, जैसे कोशिका झिल्ली को इतना तो समझा दिया गया, लेकिन इसको और अधिक समझने के लिए कई सिद्धांत दिए गए, लगभग 3-4 सिद्धांत दिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है दर्व मोजेक सिद्धांत। तो अपन उसकी बात करते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसका नाम है दोस्तों दर्व मोजेक सिद्धांत। दर्व मोजेक सिद्धांत दोस्तों, यह सिद्धांत सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सिंगर व निकोलसन
नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया। इस सिद्धांत की दोस्तों कुछ विशेषताएं थी, तो इस सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सिद्धांत की विशेषता दोस्तों, जो पहले विशेषता लिखी थी वो कोशिका झिल्ली की विशेषता थी। अब जो विशेषता लिख रहे हैं वो क्या है, सिंगर व निकोलसन द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषता है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली है वह क्या है, अर्ध तरल पदार्थों से भरी होती है। कोशिका झिल्ली अर्ध तरल पदार्थों से भरी होती है। दूसरी क्या विशेषताएं थी दोस्तों, कि कोशिका झिल्ली के अंदर ठोस तथा द्रव दोनों ही प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली में ठोस तथा द्रव दोनों प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। दोस्तों इनकी एक और विशेषता थी, यानी ये क्या थी, अर्ध तरल पदार्थों से भरी हुई थी, यानी इसके अंदर ठोस तथा द्रव दोनों प्रकार के पदार्थ थे। इसीलिए ये क्या थी दोस्तों, है ना, चयनात्मक रूप से पारगम्य थी या अर्ध पारगम्य झिल्ली थी। यानी अर्ध तरल प्रकृति के कारण ही कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य या अर्ध पारगम्य दोनों एक ही है। अर्ध तरल प्रकृति के कारण ये कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। दोस्तों इस कारण ही इस सिद्धांत को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, और यह सिद्धांत महत्वपूर्ण इसीलिए हुआ क्योंकि इसके तहत क्या बताया जा रहा था कि कोशिका झिल्ली में ठोस तथा द्रव दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, और इसकी प्रकृति क्या होती है, अर्ध तरल प्रकृति होती है, जिसके कारण ये क्या होती है, चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। इसीलिए ये सिद्धांत क्या हुआ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण हुआ। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोशिका झिल्ली के कार्य की। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी है। जैसे कोशिका झिल्ली का पहला क्या कार्य है दोस्तों, ये क्या है, पादप कोशिका का बाह्य आवरण है, यानी सबसे बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। और दूसरा जैसे पादप कोशिका के अंदर भी सबसे बाहर की है, लेकिन उससे बाहर क्या है, कोशिका भित्ति। तो इसलिए ये क्या करती है, सबसे बाहर होने के कारण बाहरी आघातों से कोशिका अंगों की रक्षा करती है। इसलिए पहला कार्य कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये तो हुई दोस्तों पहला कार्य। अब है दूसरा कार्य, यानी इसका दूसरा कार्य क्या है, जैसे ये अर्ध पारगम्य है या चयनात्मक रूप से पारगम्य है, इसका मतलब ये क्या है, पदार्थों का नियंत्रण करती है, यानी स्थानांतरण में नियंत्रण करती है। पदार्थों, कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है।
दोस्तों ये तो हुआ इसका दूसरा कार्य है। एक और कार्य है दोस्तों इसका, यानी ये सबसे बाहर होती है, इसलिए ये क्या करती है, कोशिका के आकार व आकृति को निश्चित बनाए रखने में भी मदद करती है। कोशिका का आकार व आकृति बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों ये अपनी कोशिका झिल्ली कंप्लीट हुई, यानी पहला जो कोशिकांग था कोशिका संरचना का वो कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे कोशिकांग कोशिका भित्ति की बात करते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे कोशिकांग कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति दोस्तों इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने याद है तो कोशिका की खोज भी की थी। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। तो याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की भी खोज की थी और कोशिका भित्ति की भी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब अपन कोशिका भित्ति की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषता पहली विशेषता दोस्तों इसकी क्या है कि यह क्या होती है, पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो पहली विशेषता लिखो, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। दूसरी क्या विशेषता है दोस्तों इसकी, यह क्या होती है, मोटी होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, पतली होती है, यह मोटी होती है। और कोशिका झिल्ली जीवित होती है, जबकि यह क्या होती है, मृत होती है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, जबकि यह क्या होती है, अपारगम्य। कोशिका भित्ति मोटी, मृत, अपारगम्य होती है। ये इसकी दूसरी विशेषता है दोस्तों। तीसरी विशेषता क्या होती है दोस्तों, जैसे कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई थी दोस्तों, प्रोटीन की, उसी प्रकार कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दोस्तों ये जो सेलुलोज है इससे क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। लेकिन सेलुलोज का निर्माण क्या होता है दोस्तों, एक अणु सेलुलोज का निर्माण 3000 अणु ग्लूकोज से होता है। यानी सेलुलोज इसका निर्माण ये क्या है, 3000 अणु जब ग्लूकोज के होते हैं तब क्या होता है, एक अणु सेलुलोज का बनता है दोस्तों, केवल और केवल एक अणु, ध्यान रखना, एक अणु। ये तो हुई दोस्तों कोशिका भित्ति की कुछ विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के प्रकार की। दोस्तों प्रकार, कोशिका भित्ति मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। चार प्रकार की होती है।
कौन कौन सी दोस्तों? पहला होता है मध्य पटलिका, पटलिका। दूसरा होता है दोस्तों प्राथमिक भित्ति। तीसरा दोस्तों द्वितीयक भित्ति। और चौथा दोस्तों तृतीय भित्ति। अब दोस्तों थोड़ी सी इसकी संरचना देखते हैं। देखो जैसे दोस्तों इसकी इस प्रकार संरचना होती है। ये इस प्रकार की कोशिका भित्ति होती है। इसके बाहर और परतें पाई जाती है। जैसे ये किसी कोशिका भित्ति की संरचना है, इसको अपन इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों देखो, जैसे ये जो सबसे आंतरिक परत है, यानी जो अंदर की ओर है, ये बीच की पूरी परत, ये क्या कहलाएगी दोस्तों? मध्य पटलिका। और दोस्तों जो ये सेकेंड लेयर आपको दिख रही है, ये प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति। और दोस्तों जो ये मध्य में है, यानी ये जो मध्य में रिक्त स्थान दिख रहा है आपको, ये आपकी होगी द्वितीयक भित्ति। और दोस्तों जो सबसे बाहर की ओर है, ये होगी तृतीयक भित्ति। तृतीयक भित्ति। ये तो है दोस्तों कोशिका भित्ति की संरचना। यानी ये क्या होती है दोस्तों? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है और मोटी होती है, इसलिए इसमें क्या होता है? अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और अपन अगर इस कोशिका भित्ति की परिभाषा भी देना चाहिए तो अपन यही देते हैं कि पादप कोशिका के बाह्य दृढ़ आवरण को ही कोशिका भित्ति कहते हैं। दोस्तों मैं आपको ये परिभाषा भी लिखवा देता हूं। परिभाषा दोस्तों, पादप कोशिका के दृढ़ बाह्य आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी क्या परिभाषा देगी दोस्तों? पादप कोशिका के दृढ़ बाह्य आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और क्या होता है? बहुत ही दृढ़ आवरण होता है। आवरण का मतलब पूरी की पूरी कोशिका को क्या करता है? कवर करके रखता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रकृति में कुछ जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है, या अलग अलग प्रकार की अलग अलग पादपों में पाई जाती है। प्रकृति में अलग अलग कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे दोस्तों अपन ने शुरू में विशेषता में लिखा था कि सेलुलोज की बनी होती, कुछ पादपों में तो सेलुलोज की होती है, कुछ पादपों में काइटिन की होती है और कुछ पादपों में म्यूरोमिक अम्ल की होती है। जैसे दोस्तों पहला है कवकों में यह काइटिन की बनी होती है। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? काइटिन की। दूसरा शैवालों में
सेल्यूलोज की बनी होती है। तीसरा, जीवाणु में म्यूरोमिक अम्ल की बनी होती है। यह तो हुआ दोस्तों कि प्रकृति में कोशिका किस चीज की बनी होती है और कौन कौन से जीवों में किस प्रकार बनी होती है। दोस्तों देखो, जीवाणु और कवकों और शैवालों, चलो शैवालों को तो अपन पादप में रख सकते हैं, लेकिन कवकों और जीवाणुओं को अपन क्या कर सकते हैं, जंतुओं में भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इनको जंतुओं में इसीलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, यानी जीवाणु और कवकों में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसीलिए इनको क्या है कि इनका वर्गीकरण है जो पादपों में किया गया है, जंतुओं में नहीं किया गया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कोशिका भित्ति के कार्य की। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के कार्य की। कार्य दोस्तों, कोशिका भित्ति का पहला क्या कार्य होता है, जो कोशिकाएं होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि ये क्या होता है, दृढ़ बाह्य आवरण होता है, यानी बाहरी आघातों तो से क्या कर सकता है, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और कोशिका झिल्ली का पहला कार्य भी यही होता है, क्योंकि वह भी क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है। इसलिए तो कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा कार्य दोस्तों, ये क्या करती है, जो कोशिका होती है उसको यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती है, यानी खड़ी रहने में मदद करती है। तीसरा क्या है दोस्तों कि ये क्या है, जैसे अपारगम्य होती है, यानी किसी भी पदार्थ को आसानी से अंदर नहीं आने देती। इसलिए ये क्या करती है, जो हानिकारक जीव होते हैं यानी अनावश्यक पदार्थों को अंदर नहीं आने देती है। तो ये भी क्या करती है, अनावश्यक पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। अनावश्यक पदार्थों को अंदर आसानी से नहीं आने देती। अनावश्यक पदार्थों को अंदर आसानी से नहीं आने देती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथे कार्य की। यह पादपों को खड़ा रहने में भी मदद करती है, यानी यह पादप को यांत्रिक शक्ति की बात होगी दोस्तों। और यह पादपों को दृढ़ या ना जो तेज हवा होती है उनमें सीधा खड़ा रहने में मदद करती है। इसका एक और कार्य है दोस्तों, यह क्या है, सुदृढ़ है और ठोस है। इसलिए ये क्या करती है, कोशिका के आकार को मतलब निश्चित बनाए रखती है, उसको बदलने नहीं देती। यह
यह कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखती है। दोस्तों ये तो ये इसके कार्य है। एक और दोस्तों, इसके अंदर जैसे कोई जो संवहन का कार्य होता है, मतलब जैसे किसी भी पदार्थ को इधर उधर स्थानांतरण करना, यानी कोशिका भित्ति के अंदर जो संवहन का कार्य है, यहां लिख रहा हूं दोस्तों, संवहन प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा होता है। प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा क्या होता है? संवहन का कार्य होता है। कोशिका भित्ति के अंदर या अंतराकोशिकीय संवहन का कार्य कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है दोस्तों, जो आज की अपनी क्लास है हम यही समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में हम अगला कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर कक्षा की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद दोस्तों।